गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, साइंस के क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 8 जिसमें हम लोग विंड स्टॉर्म और साइक्लोन पढ़ रहे थे, उसका दूसरा लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले चीज कि हम लोगों ने पढ़ा था कि विंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड जो है, विंड कैसे फ्लो करता है, विंड कैसे ब्लो करता है, तो हमारी पृथ्वी पर हर जगह एक तरह से एक ही प्रकार से पृथ्वी गर्म और ठंडी नहीं होती है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ बाय सन। तो विंड प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं, पहली चीज हम लोग बात करेंगे। विंड आर प्रोड्यूस्ड due to uneven heating of the earth by sun। देखिए बच्चों, विंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। विंड प्रोड्यूस्ड होता है जब हमारी पृथ्वी uneven heating of the earth. Wind is produced due to uneven heating on earth, uneven heating of earth by the sun। तो देखिए बच्चों, विंड प्रोड्यूस होता है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ के कारण। और दूसरा चीज कि विंड जो होता है, अनइवन हीटिंग के कारण विंड का फ्लो होता है। तो अनइवन हीटिंग में पिछले क्लास में हमने बताया कि दो तरह के अनइवन हीटिंग होते हैं। पहला अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, दूसरा अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अगर हम अनइवन हीटिंग की बात करेंगे तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर पहला हो जाएगा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर। यहां पर अनइवन हीटिंग ऑफ, पहला अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। तो देखिए, ये हम पहले पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ बिटवीन इक्वेटर, लैंड एंड वाटर, और अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, तो सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू हैव टू स्टडी दिस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आफ्टर दैट अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो बच्चों, हम लोग पहले क्लास में जान रहे हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर जो गर्म का महसूस होता है, तो गर्मी का जो उतार चढ़ाव होता है, हीट का जो उतार चढ़ाव होता है विभिन्न क्षेत्रों में, हर अलग क्षेत्रों में पृथ्वी की उतार चढ़ाव, गर्मी का उतार चढ़ाव अलग अलग होता है। तो इस उतार चढ़ाव के वजह से क्या होती है कि पृथ्वी अलग अलग रूपों में गर्म होती है, और अलग अलग रूपों में गर्म होने के कारण ये अलग अलग अपना प्रवाह छोड़ती है, अपना अलग अलग असर दिखाती है। तो पहले हम लोग जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो है अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। तो फर्स्ट नोटिस अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। सो स्टूडेंट गेट रेडी। तो ये पॉइंट को नोटिस कीजिएगा। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अनइवन heating between equator and poles, uneven heating between equator and poles। तो इसमें क्या है कि विंड करंट जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग, जो भी हवा की जो धारा बहती है वो पृथ्वी की अनइवन हीटिंग के वजह से
वो होती है। तो अनइवन हीटिंग सन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। तो रीजन जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी मदर अर्थ, दिस इज आवर मदर अर्थ। अब इसमें क्या है, इस पृथ्वी में कि रीजन ये जो है इक्वेटर का रीजन है। तो यहां पर रीजन क्लोज टू इक्वेटर, फर्स्ट में दोज रीजन which are close to equator, वैसे रीजन जो इक्वेटर के बहुत क्लोज हैं, क्लोज टू इक्वेटर, get maximum heat from the sun, get maximum heat from the sun। वैसे क्षेत्र जो भी क्लोज टू इक्वेटर हैं उन पर उनमें क्या होती है, उन्हें हीट जो होती है मैक्सिमम मिलती है, हीट फ्रॉम द सन। एंड द एयर इन दिस रीजन गेट वार्मर। दिस यहां देखिए इक्वेटोरियल रीजन है और इसके अगल बगल वाले जो भी क्षेत्र हैं वो जो है डायरेक्टली हीटेड बाय द सन। द एयर इन दिस रीजन, व्हाट हैपेंस, द एयर in this region इस क्षेत्र में जो हवा होगी, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट लाइट ऑफ सन सीधे पड़ता है, द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म। ये क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, गेट वार्म। एंड हम लोग जानते हैं लक्षण कि गर्म हवा, आप जानते हैं कि अगल बगल क्षेत्र जो इक्वेटर का होता है वो सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश की वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है। और हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि वार्म एयर राइजेज अप, वार्म एयर लाइटर होता है, हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से ये ऊपर की ओर जाती है। तो एयर इन दिस रीजन गेट वार्म एंड द वार्म एयर राइजेस, एंड द वार्म एयर rises and warm air rises and cooler air rushes from region, rushes to takes its place। देखिए बच्चों, ये जो है कि रसेस टू टेक्स इस प्लेस, द रीजन, जैसे इक्वेटोरियल रीजन को हम लोग 0 डिग्री माने हैं, और यहां से ये जो है मान लीजिए कि ये हमारा 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉट 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री एन, ये हमारा रीजन क्या हो गया, 60 डिग्री एन, मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से, और ये जो है हमारा 90 डिग्री एन। तो सो ये जो है यहां पर क्या होता है कि वार्म एयर राइजेस एंड कूलर एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड मूव्स इन। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हो गया, यहां पर टोटल जो है वार्म एयर है, वार्म एयर क्या करेगा, राइजेस अप, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो यहां से जो कूल एयर होगा, जैसे वार्म एयर जाएगा तो कूल एयर यहां से रश करेगा, टेक प्लेस करेगा, तो वार्म एयर राइज करेगा। सी हियर, जैसे कि यहां पर 30 डिग्री एस, तो वार्म एयर ये राइजेस अप, और जैसे वार्म एयर है इसके अगल बगल क्षेत्र चूंकि इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो वहां कूल क्षेत्र होगा, और कूल एयर यहां का क्या होगा, इधर रश करेगा, कूल एयर रशेस टू टेक प्लेस। देखिए डायरेक्शन ऑफ एयर इज नॉट शोन कंप्लीटली टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, मतलब टुवर्ड्स साउथ, ये कूल एयर रश करेगा इसके तरफ, एंड सो यहां से भी ये साउथ से भी कूल एयर इक्वेटर की तरफ रश करेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना व्हाट वी ऑब्जर्व इन इक्वेटर, और यहां पर 60 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो यहां पर क्या होता है, एक वाटर का करंट फ्लो करता है। एट द पोल्स
अब दिस विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ, ये विंड किधर से ब्लो कर रहा है? साउथ और नॉर्थ से ब्लो कर रहा है। दिस विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। द विंड्स, द, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर कूलर एयर फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री, यहां पर लैटिट्यूड बेल्ट मूव ऑन आइदर साइड of equator moves in. So बच्चों, what we feel here, यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि 90 डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, इधर का 30 डिग्री और इधर का 30 डिग्री, तो दोनों के 30 डिग्री से, माने दोनों तरफ से 30 डिग्री के तरफ से क्या होता है कि एयर इक्वेटर की तरफ जाता है। लेकिन पोल्स की बात कहें, ये पोल्स है, तो अब क्या होगा? एयर गेट कोल्डर एट लैटिट्यूड, द एयर गेट कोल्डर देन लैटिट्यूड, एट पोल्स की बात करेंगे तो पोल्स के, दोनों पोल्स की बात करेंगे तो एयर जो होता है दोनों पोल्स से 60 डिग्री पर का जो होगा, तो एयर गेट कोल्डर देन लैटिट्यूड। पोल्स का जो हवा होती है ये ठंड होती है, मतलब कोल्ड एयर, कोल्ड, यहां पर पोल्स पर कोल्ड एयर होते हैं। तो एट पोल्स द एयर गेट कोल्डर देन लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, अबाउट 60 डिग्री, 60 डिग्री पर, मतलब कि यहां पर जो रीजन है, यहां का जो रीजन है, वहां का रीजन कुछ गर्म है इसकी अपेक्षा, पोल्स की अपेक्षा। यहां का रीजन कुछ गर्म है इस पोल्स के अपेक्षा। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड, कहीं भी कंडीशन अगर बात हो वार्म एयर की, तो बच्चों वार्म एयर जो होते हैं वो राइजेस अप कर जाते हैं। तो द एयर गेट कोल्डर देन लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री एंड द कोल्ड एयर, द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड, यहां पर क्या हो जाएगा? वार्म एयर। फिर यहां पर देखिए वार्म एयर जोन, यहां पर वार्म एयर, तो वार्म एयर, तो यहां से यहां पर कोल्ड एयर है। द वार्म एयर गेट कोल्डर देन लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। द वार्म एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड राइजेस अप, ये राइज हो जाएंगे। एंड कोल्ड विंड फ्रॉम पोलर रीजन, एंड कोल्ड wind from polar region, cold wind from polar region rushes to take its place, और जो ठंडी हवा है वो आती है उसके स्थान को लेने के लिए, रश टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे, अगर मान लीजिए कि यहां की बात करें बच्चों, इक्वेटर की बात करते हैं, तो इक्वेटर पर भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से यहाँ के एयर वार्म होते हैं और इधर 30 डिग्री के जो कूल एयर होते हैं इनके जगह को ले लेते हैं। और वही बात अगर पोलर रीजन की बात करें, उसके रिस्पेक्ट में जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है वो हमारा जो है कुछ गर्म है, और यहाँ पर जो गर्म एयर है वो ऊपर की ओर राइज करती है, और पोलर विंड्स जो होते हैं बहुत ठंडी हवा वो यहाँ से इस जोन में आती है। तो एक तरह से क्या हो जाता है कि व्हाट हैपेंस इन दिस रीजन इज, ये कन्वेंशनल करंट जो है ये फ्लो, एक बहुत विंड का जो करंट है वो सेटअप हो जाता है, विंड का करंट सेटअप हो जाता है। तो विंड का करंट सेटअप हो जाता है, यहां पर ये देख रहे हैं कि हाउ हॉट एयर गेट राइजेस अप एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस, हॉट एयर राइजेस अप एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस, ठंडी हवा उसकी जगह को लेने लगते हैं। तो विंड आर ब्लोइंग इन द, विंड जो है आप देख रहे हैं कि कभी भी डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं फ्लो कर रहा है। वी ऑब्जर्व हियर, हम लोग
यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों की विंड जो है कभी भी नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्ट रस नहीं कर रही है। यू से सम कर्व लाइन लाइक दिस, ऐसे दिखाया गया है। तो डायरेक्ट जो है विंड इस तरह से नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्ट की तरफ विंड को रस करना चाहिए इस तरह से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि विंड आर ब्लोइंग इन फिगर इन दिस वे। इसमें करंट जो है विंड करंट सेटअप है, यहां पर विंड करंट सेटअप, इसमें सेट अप। एंड नाउ अगर बात करेंगे विंड आर ब्लोइंग इन फिगर, विंड यहां देखिए बच्चों, विंड दैट ब्लोज इन फिगर is not directly from north to south and south to north, is not directly from north to south. Wind is blowing not directly from north to south direction, not in north and south direction, north and south direction, not in north and south direction, मतलब ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में नहीं फ्लो करता है। तो विंड प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग, विंड यहां पर बच्चों विंड प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग, विंड प्रोड्यूस्ड बाय uneven heating of earth between equator. The wind produced by uneven heating of earth between equator and poles do not blow in north, blow in exact north and south direction, ये एकदम ऐसा नहीं होता है कि एकदम नॉर्थ से साउथ ही फ्लो कर रहा है एंड साउथ डायरेक्शन, बिकॉज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड, जैसे कि मान लीजिए कि होना चाहिए था नॉर्थ से साउथ, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मूव हो पा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है कि एग्जैक्ट हो क्यों नहीं पा रहा है, विच इज ड्यू टू हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, इट हैज इट्स ओन एक्सिस, और वो अपने एक्सिस पर क्या होती है, वो घूमती रहती है। तो नॉट बिकॉज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड, सी हियर द चेंज इन डायरेक्शन, अगर बात करें the change in direction of wind, change in direction of wind is caused by the rotation of earth, caused by the rotation of the earth on its axis, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसीलिए एग्जैक्ट इस तरह से नहीं होता। अगर मान लीजिए पृथ्वी अपने एक्सिस पर नहीं घूमती, सीधे रहती, तो ऐसा होता, लेकिन नहीं घूमने के कारण विंड भी शायद नहीं ब्लो कर पाता। लेकिन यहां पर अगर नहीं घूमती तो कंडीशन डायरेक्ट हम लोग दिखाते, ऐसे डायरेक्ट दिखाते, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष में घूमने के कारण ये जो करंट है वो थोड़ा कर्व करके दिखाया जाता है। तो सो स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड दैट हाउ uneven heating between equator and poles creates wind current to flow. कि uneven heating between equator and poles creates wind current. तो wind current कहां पर हम लोग महसूस किए कि uneven heating between equator and poles. तो so uneven heating, पहला फिर once more I am going to discuss this point.
विंड ब्लोस इन द फिगर इज नॉट डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हमारे ये इक्वेटर है, दिस इज आवर इक्वेटर, और इक्वेटर के इर्द गिर्द के क्षेत्र 30 डिग्री एंड 30 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर इक्वेटर जो है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है। इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट, और ये डायरेक्ट सनलाइट जो होता है इक्वेटर के आसपास जो होते हैं, जो भी इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पर सीधे सनलाइट पड़ने से वहां की हवा काफी गर्म हो जाती है, और काफी गर्म होने पर सीधे ऊपर की ओर उठ जाती है। और जब ये ऊपर की ओर उठती है तो उसके अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं, से 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ कुछ ठंडी है, और वहां की जो ठंड हवा है वो इक्वेटर की तरफ रस करते हैं, दौड़ते हैं। तो उनको थोड़ा आप कर्व से दिखाएंगे इस तरह से, दिस रस, यहाँ की ठंड हवा इधर रस करती है, देखिए इस तरह से, दिस इज द विंड करंट, इधर से इस तरह से रस कर रही है, करंट, ठंडी हवा जा रही है इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ ठंडी हवा इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। फिर वही बात अगर करेंगे तो हम लोग अगर 60 डिग्री साउथ और पोलर रीजन की तुलना में ये जो है यहाँ का क्षेत्र थोड़ा गर्म होता है, उसी तरह से 60 डिग्री की बात करेंगे तो पोलर रीजन की तुलना में यहाँ का जो क्षेत्र होता है कुछ ठंड गर्म होता है। तो यहाँ के गर्म एयर क्या होंगे, राइजेस अप, राइजेस अप, यहाँ के गर्म एयर राइजेस अप। तो आप जान रहे हैं कि पोलर रीजन एक्सट्रीम कोल्ड के लिए बहुत ही जाना जाता है। तो पोलर रीजन की जो ठंड हवा होगी वो 60 डिग्री एस की तरफ रस करती है, देखिए इस तरह से, we say like this, it rushes like this, it rush like this, it rush। डायरेक्ट आपको नहीं दिखाना है, ये इस तरह से रस कर रही है। तो इस तरह से एक विंड करंट सेटअप हो जाता है, विंड का एक करंट सेटअप हो जाता है। तो देख रहा है कि विंड कैसे ब्लो कर रही है। तो विंड के ब्लो करने पर स्टूडेंट सबसे पहली बात है कि उसका अनइवन, अर्थ का अनइवन हीटिंग होता है। व्हेन अर्थ गेट अनइवन हीटिंग एंड देन इट गेट्स करंट, विंड करंट अराउंड ऑल दिस टाइप ऑफ लैटिट्यूड। विंड करंट जो है चारों तरफ ये मूव करना शुरू हो जाता है। दिस इज अ विंड करंट which is generated due to uneven heating between equator and poles। तो इस तरह से हमारा विंड करंट फ्लो किया कब, ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर्स एंड पोल्स। तो हम लोग विंड करंट में पहला क्या पढ़े, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर्स एंड पोल। नाउ वी विल डिस्कस अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुई होगी। सो अब नेक्स्ट जो है अनइवन हीटिंग बिटवीन, नाउ between land and water, uneven heating between land and water, uneven heating between land and water। तो अब हम लोग चलेंगे कि लैंड एंड वाटर के बीच जो अनइवन हीटिंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर गर्मी की बात करेंगे, अगर गर्मी के दिनों में बात करेंगे, तो गर्मी के दिनों में अगर समर सीजन है, इन केस ऑफ समर सीजन नियर द इक्वेटर, अगर इक्वेटर पर हैं हम लोग, तो इक्वेटर जो होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इक्वेटर बिकम्स वेरी सून हीटेड। तो लैंड ऐसे भी जानते हैं कि लैंड जो है वाटर की तुलना में जल्दी गर्म होता है और वाटर की तुलना में जल्द ठंड भी होता है। तो जो भी लैंड, अगर समर मंथ की बात हो, गर्मी के मौसम की बात हो, तो वहां पर जो इक्वेटर का रीजन है आपका, अगर हम बात करें इक्वेटर के रीजन का, ये इक्वेटर के रीजन का बात करें तो गर्म ये क्या होता है कि इक्वेटर मींस इक्वेटर, हॉट एयर राइजेस अप, हॉट एयर राइजेस अप। इसमें हॉट एयर क्या होता है, राइजेस अप होता है। तो इन समर में क्या होता है कि लैंड वार्म्स फास्टर, और इसी के इर्द गिर्द क्या है आपका, ओशन है। तो समर यहां पर बात करेंगे, इन समर इक्वेटर, इन समर, अगर इक्वेटर पर समर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन समर नियर द इक्वेटर, इन समर near the equator, near the equator, in summer near the equator, land warms up faster,
लैंड क्या होता है? लैंड वार्म्स अप फास्टर। लैंड जो होता है वो बहुत तेजी से गर्म होता है। लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड एंड most of the time temperature of the land and most of the time the temperature of the land is higher than that of is higher. ये क्या होता है? लैंड इज हायर देन दैट ऑफ इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। सपोज हम लोग इक्वेटर के नियर क्षेत्र में रहने वाले हैं और क्या होता है कि गर्मी के समय में इक्वेटर जो है नियर द लैंड वार्म्स फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम temperature of the land is higher than that of water in the ocean, अब देखिए यहीं पर सबसे बड़ा चीज है कि गर्मी के सीजन में अधिकांश समयों में टेम्परेचर लैंड का हमेशा ज्यादा बना रहता है और जब टेम्परेचर लैंड का ज्यादा बना रहेगा तो क्या होगा कि इट हायर देन दैट ऑफ वाटर ऑलवेज। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि वार्म एयर राइजेस अप। वार्म एयर क्या होता है? राइजेस अप होता है। तो एयर अबाउट द लैंड गेट हीटेड, द एयर, अब क्या हो गया कि द एयर अबाउट द अर्थ गेट हीटेड, द एयर अबाउट द अर्थ गेट हीटेड, air above the earth get heated and rises, and heat होने के बाद air, बच्चों heat होने के बाद air क्या होता है? rise up कर जाता है। heated and rises up, heated and rises. This cause wind to flow. इससे क्या होता है कि विंड बहना शुरू कर देता है फ्रॉम ओशियन टुवर्ड्स द लैंड। कहां से कहां? फ्रॉम ओशियन टू द लैंड। और ये विंड किधर से किधर बहता है? फ्रॉम ओशियन टुवर्ड्स द लैंड एंड दीज आर मानसून विंड। और इस तरह के विंड में समर में खासकर दिस विंड blows in summer and is called monsoon wind क्या कैरी करता है बच्चों? वर्षा। इसी को कहते हैं हम लोग मॉनसून विंड। तो हम लोग बात करेंगे इक्वेटर इन समर नियर इक्वेटर लैंड वार्म्स अप फास्टर। गर्मी के दिनों में क्या होता है? इक्वेटर के पास लैंड जो होते हैं वो जल्दी वार्म्स अप होते हैं। कंडीशन देखिए हमेशा लैंड वार्म्स अप फास्टर। ये लैंड जो है हमारा वो जल्दी हीटेड होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत समय में टेम्परेचर ऑफ द लैंड हायर रहेगा। बहुत लार्ज समय तक जो है टेम्परेचर हायर होते रहता है ओशियन के तुलना में। क्योंकि समर मंथ है तो समर मंथ में क्या होता है कि इक्वेटर के तरफ सबसे ज्यादा जो है वहां पर गर्मी पड़ता है और गर्मी ज्यादा पड़ने से हो क्या जाता है कि जितने भी हॉट एयर्स होते हैं वो राइज अप करते हैं और ज्यादा समय में लैंड खाली गर्मी होते रहता है और गर्म होने की वजह से जो हीट होते हैं वो ऊपर, मतलब कि एयर जो होते हैं वार्म एयर ऊपर जाते हैं देन दैट ऑफ ओशियन। अब क्या होता है कि एयर जो हीट होता है दिस कॉज राइजेस अप और ओशन से जो वेव आता है ठंडा हवा का वो समुद्र के तरफ, वो लैंड के तरफ भी आता है और विंड ब्लोज इन समर और ये विंड समर में ब्लो करता है और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून विंड। और इस विंड का दूसरा नाम है आपका मॉनसून विंड। मॉनसून विंड डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड। मॉनसून क्या होता है? डिराइव्ड, ये कहां से आया है? डिराइव्ड
from Arabic word मौसम, मौसम से ये लिया गया है मानसून, अरेबिक वर्ड मौसम। इन विंटर डायरेक्ट, अगर यही बात जाड़े की होगी तो डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट रिवर्स। इन विंटर क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो रिवर्स हो जाएगा। समर ऑफ विंटर, और यही बात गर्म ठंडे की बात करेंगे, इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो रिवर्स। तो सो इन विंटर the direction of flow of wind get reversed, मीन्स यहां पर जो होगा डायरेक्शन ऑफ विंड, अगर विंटर की बात होगी तो यहां उल्टा हो जाएगा। तो ओशियन, अब बात करेंगे ओशियन। तो ओशियन में जान रहे हैं प्रचुर मात्रा में वाटर है, वाटर का बहुत बड़ा ये स्रोत है। तो फ्रॉम द ओशियन, द विंड फ्रॉम द ओशियन, द विंड, यहां पर नोटिस कीजिएगा, विंड फ्रॉम द ओशियन, विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। जो विंड फ्रॉम ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, तो चूंकि बहुत ज्यादा वार्म अप होने के कारण जितना भी हॉट वाटर है, हॉट एयर है, वो ऊपर चला जाता है। तो विंड जो होता है ओशन की तरफ से चलता है, तो इतना सैचुरेट होता है गर्मी के दिन में कि वो उसके साथ वाटर लेके चला आता है, ब्रिंग रेन, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, and is part of water cycle। देखिए एक जगह क्या होता है कि जहां पर अर्थ हीटेड होती है तो वहां में एयर राइजेस करते हैं, तो उसके साथ वाटर वेपर को भी लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर समुद्र की तरफ से कूल एयर मतलब कि वो जितना गर्म है, गर्मी के मौसम में गर्म होता है, तो जितना वाटर होता है उसको सैचुरेट कर लेते हैं। सैचुरेशन, वहां बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होगी, तो वाटर जो होता है सैचुरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रिंग रेन्स एंड इज ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल का पार्ट है। तो मानसून विंड क्या क्या लाता है बच्चों, तो मानसून विंड जो होता है गर्मी में खासकर, तो मानसून विंड कैरी वाटर एंड रेन, विंड एंड रेन, कैरी विंड, खासकर विंड एंड रेन। मानसून विंड क्या क्या लाता है, विंड और रेन दोनों अपने साथ लाता है। अब क्लाउड दैट ब्रिंग रेन्स, जो भी क्लाउड को रेन लाते हैं वो हम लोगों को खुशी देते हैं। सबसे पहली चीज है, जो भी क्लाउड रेन लाते हैं वो हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्लाउड रेन लाते हैं, तो सब कोई फार्मर्स वगैरह इन दिनों में क्या करते हैं कि फार्मर लोग अपने खेत वगैरह से बहुत खुश हो जाते हैं। एंड फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री, हम लोग के देश के जितने भी किसान हैं वो हम लोग ऐसे भी कृषि प्रधान देश के कहे जाते हैं, जहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और ऐसे केसेस में हमारे कृषि, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उससे वो खासकर उनकी जीविका, उनका जो खेती है वो रेन के सहारे टिकी हुई होती है। मीन्स उनकी खेती रेन के, बारिश के मौसम से जुड़ी हुई होती है, और चूंकि उन्हीं दिनों में उनकी कटाई, हार्वेस्टिंग की जाती है। देयर आर मेनी फॉर, बहुत सारे उसमें गीत गाए जाते हैं खेत के मतलब कि फसल लगाने से काटने के पहले बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, एक हार्वेस्ट सॉन्ग होता है, तो बहुत सारा सॉन्ग वगैरह लोग गाते हैं। रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम, लेकिन हमारी जो ये वर्षा है कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। यू नो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी गेट क्रिएटेड बाय द रेन्स। तो रेन वर्षा भी क्रिएट करती है। रेन क्रिएट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ 2 वेज। रेन क्या करते हैं बच्चों, रेन क्रिएट्स प्रॉब्लम। रेन क्रिएट प्रॉब्लम, रेन क्रिएट प्रॉब्लम इन
प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम, दो तरह के प्रॉब्लम एक आते हैं रेन से। एक पहला छोटा थंडर स्टॉर्म है, ये हो गया, ये थंडर, हम लोग के देश में ट्रॉपिकल क्षेत्र में थंडर स्टॉर्म, एक हो गया थंडर स्टॉर्म और दूसरा होता है साइक्लोन। साइक्लोन तो रेन से होने वाले जो प्रॉब्लम है, एक थंडर स्टॉर्म है और एक साइक्लोन है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आप कि थंडर स्टॉर्म के बारे में। तो थंडर स्टॉर्म के बारे में जो पढ़ेंगे तो फर्स्ट आपका ये है थंडर स्टॉर्म। ये कहां होता है? इट डेवलप इन, इट अकर्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज इन इंडिया, लाइक इंडिया। ये कहां पर? हमारे भारत में। हम लोग देखते हैं कि बिजली के साथ चमक के साथ गरज, वी हैव ऑलरेडी, हम लोग बराबर देखते हैं कि जब हम लोग के देश में बिजली चमकती है, चमक के साथ गरज के साथ छींटे, तो ये सब जो है वो हमारे देश में प्रायः है। तो थंडर स्टॉर्म इट ऑकर्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो थंडर स्टॉर्म है वो हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल एरियाज का अर्थ होता है नियर द इक्वेटर, वहां पर ट्रॉपिकल एरियाज है। और जैसे कि इंडिया में ये बात होती है। रेजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे क्या होगा कि वहां पर टेम्परेचर गर्म होगा, तो जैसे जैसे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रेजिंग विंड, जैसे वहां मान लीजिए गर्म होगा तो रेजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग upward rising wind। और ये को क्या होगा कि ये राइजिंग विंड क्रिएट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड यहाँ पर तेजी से जो है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर उड़ने लगते हैं, और वाटर वेपर के रूप में बढ़ने से जो कूल एयर होता है उनकी जगह को लेने के लिए आता है। तो विंड क्या क्या कैरी करता है? विंड जो होता है, विंड कैरी, यहां पर नोटिस कीजिएगा, विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। ये जो है ये ड्रॉपलेट्स को ऊपर लेके चले जाते हैं वाटर में, वेयर दे फ्रीज एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन अगेन। और वहां पर दे फ्रीज, दे ऊपर ठंडा होता है इसलिए दे फ्रीज, वहां पर कंडेंस होते हैं, एंड फॉल डाउन अगेन। तो मतलब यहां पर इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, दे कंडेंस, व्हाट वी यू यूज कंडेंस मतलब इवापोरेशन जब हुआ तो इवापोरेशन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन, तो फॉल डाउन अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ this swift movement of falling water droplets along with the rising air create lightning, यहां पर एकदम चमक उत्पन्न होने लगेगा, लाइटनिंग, हायर क्लास में आप लाइटनिंग, क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, यहां पर लाइटनिंग के साथ आवाज उत्पन्न होगा। आप सुने होंगे कि गरज के साथ आवाज कैसे, चमक के साथ आवाज कैसे उत्पन्न होती है। और यहाँ पर एक फिजिक्स का भी क्वेश्चन होता है कि जब भी ऐसा होता है तो लाइट आप पहले देखते हैं तब आवाज सुनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले लाइट हम लोग क्यों देखते हैं तब आवाज आता है, लाइटनिंग पहले आएगा, उसके पीछे से बहुत स्ट्रॉन्ग थंडर साउंड सुनाई देगा। तो इसमें यही बात है कि लाइट की स्पीड जो होती है साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। जहां पर लाइट की बात करेंगे
लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पर साउंड जो है 332 मीटर पर सेकेंड। अच्छे कुछ ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो उसमें कुछ बढ़ जाती है, लेकिन लाइटनिंग के समय में इसका स्पीड जो है इतना रहता है और साउंड का स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसलिए लाइट जब वहां से चलता है तो हम तक तुरंत झपकते पहुंचता है और उसके कुछ सेकेंड के बाद वहां से साउंड हमको सुनाई देता है। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे कि विंड जब भी ऊपर उठता है तो अपने साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर ले जाते हैं, वहां पर जाके वो कंडेंस हो जाते हैं और तुरंत कंडेंस होते हैं, तुरंत फॉल करते हैं। जब ऐसा क्रिया बहुत जल्दी होता है तो उस केस में लाइटनिंग एंड साउंड आपको सुनाई देगा। और यही चीज जो आपको दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म। दिस इज योर थंडर स्टॉर्म। अब हम लोग इफ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग, अगर मान लीजिए कि स्टॉर्म में जो भी थंडर स्टॉर्म है उसमें लाइटनिंग है, तो आपको निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। इफ थंडर स्टॉर्म, इफ स्टॉर्म इज, स्टॉर्म क्या होता है? अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग, अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग। हम लोगों को कहीं ना कहीं काम से तो जाना ही रहता है। अगर इस तरह की घटना होती है तो हम लोगों को निम्नलिखित सावधानियां को ध्यान में रखना चाहिए। वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन, देन वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन, तब हम लोग को निम्नलिखित सावधानी की जरूरत होती है। तो फॉलोइंग प्रिकॉशन का अर्थ है डोंट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री। पहला प्रिकॉशन क्या लीजिएगा? कभी किसी अलग थलग पेड़ के नीचे जो है आप आश्रय नहीं लीजिएगा। फर्स्ट इज योर डोंट टेक, फॉलोइंग प्रिकॉशन में डोंट टेक shelter under an isolated tree, under an isolated tree मतलब अलग थलग पड़े पेड़ में के नीचे आप कभी भूल के भी शेल्टर मत लीजिएगा। इफ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री। अगर देखिए कभी भी लाइटनिंग के साथ अगर साउंड है मतलब थंडर स्टॉर्म है, तो ऐसे केसेस में आप पहला सावधानी ये बरतेंगे कि कभी किसी अलग थलग बड़े बड़े पेड़ के नीचे आप शेल्टर नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए किसी तरह से किसी भी वजह से सपोज आप जंगल में हैं तो जंगल में आप छोटे पेड़ के नीचे ही शेल्टर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? इफ यू आर इन फॉरेस्ट then take shelter under a small tree। अगर आप छोटे पेड़ के नीचे हैं तो आप शेल्टर कहाँ लेंगे? छोटे पेड़ के नीचे लेंगे। डोंट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला, जिसमें कि मेटल एंडिंग फ्री होती है। अम्ब्रेला में देखिए कि ऐसे नीचे घुमा होता है, अगर उसमें कोई प्लास्टिक कवरिंग नहीं है, कोई इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है, तो वैसे अम्ब्रेला क्या फ्री एंडिंग को टच नहीं करना है। मतलब डोंट टेक, उस वैसे अम्ब्रेला के अंदर हम शेल्टर नहीं लेंगे जिसकी फ्री एंडिंग मेटालिक्स हो। तो यहाँ पर डू नॉट टेक, दूसरा है डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला with metallic end। Don't take shelter under umbrella with metallic end। वैसे अम्ब्रेला जिसमें मेटालिक एंडिंग है उस पे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। Don't sit near windows। अगर आप खिड़की के पास हैं तो do not sit। अगर आप
विंडो के पास है तो डोंट सिट नियर विंडोज, आप विंडो के नीचे नहीं बैठेंगे। तो यहां पर डू नॉट सिट अंडर विंडो, सिट अंडर विंडो, विंडो के नीचे आप विंडो के अगल बगल नहीं बैठेंगे। फोर्थ है, एक कार और बस में अगर बैठे हैं तो ये बहुत ही सेफ प्लेस है। इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द कार, इनसाइड द बस, वेदर इट इज इनसाइड द ट्रक, मतलब कार बस ये सब व्हीकल के अंदर अगर बैठे हैं तो ये सेफ प्लेस है, बिकॉज कार के टायर इंसुलेटर्स होते हैं, जितने भी होते हैं सब इंसुलेटर पार्ट्स होते हैं। तो ज्यादातर तो ए कार एंड बस, ए कार एंड ए बस, कार और बस क्या होता है, इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार और बस जो है एक सेफ प्लेस होता है शेल्टर के लिए। अगर मान लीजिए किसी तरह से तैरने गए और वाटर के अंदर है तो जल्दी वहां से भागिए और बिल्डिंग के अंदर जाइए। इफ यू आर इन वाटर, फिफ्थ पॉइंट, इफ यू आर इन वाटर, यू आर इन वाटर, अगर आप पानी के अंदर हैं, गेट आउट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग, आप बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। सो यू शुड गेट सेफ, सो यू विल बी सेफ, ये बात होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग थंडर स्टॉर्म के समय बहुत सारी सावधानी को रखना है। वी शुड टेक वेरी केयरफुल, हम लोग को बी केयरफुल हो जाना चाहिए, बिकॉज थंडर स्टॉर्म उतना ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इट कैन बी द कॉज ऑफ आवर डेथ, ये हमारे मृत्यु का कारण भी है। तो बहुत सारे लोग देखते हैं थंडर स्टॉर्म में मारे गए, एवरीवेयर हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी न्यूज में देखते हैं, बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत। तो इसलिए हमें थंडर स्टॉर्म के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सावधानी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सब चीज में इस बात को देखा होगा और इस बात के लिए चटाया भी जाता है कभी कभी। तो अब नया फॉर्म जो है, एक है साइक्लोन। अब जो है साइक्लोन थोड़ा ज्यादा भयावह है। साइक्लोन का उत्पत्ति होता है समुद्र से, मीन्स ओशन। साइक्लोन, तो साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन है क्या? साइक्लोन इज ए ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म, इट इज ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म है ये, रिवॉल्विंग स्टॉर्म। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज ए ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म caused by very high speed wind. It is caused by very high speed wind. High speed wind. ये बहुत तेज गति से चलने वाले हवा के कारण होती है। Blowing around the central areas. Blowing around the सेंट्रल एरिया। मतलब साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म। ये स्टॉर्म ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म इज कॉज्ड बाय वेरी हाई स्पीड विंड। यहां पर विंड जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो बहुत तेज गति से ये विंड रिवॉल्व कर रहा है। ब्लोइंग अराउंड द सेंट्रल एरियाज, मीन्स अपने सेंटर के इर्द गिर्द ऐसे बहुत तेज गति से ये विंड जो है ये घूम रहा है। तो ये साइक्लोन क्या है? ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म है, मतलब घूमता हुआ स्टॉर्म है। और ये इसमें जो विंड की गति है बहुत काफी होती है। एंड ब्लोइंग अराउंड द सेंट्रल एरियाज, अपने केंद्र के चारों तरफ ये गति करता है। ए वेरी लो प्रेशर इन द एटमोस्फेयर, सेंट्रल एरिया, ब्लोइंग अराउंड द सेंट्रल एरिया। वहां पर क्या होता है सेंट्रल एरिया में? ऑफ वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, वहां पर बहुत लो प्रेशर इन द एटमोस्फेयर, इन द एटमोस्फेयर, उस एटमोस्फेयर में बहुत लो प्रेशर होता है। साइक्लोन इज फॉर्म, नोट पॉइंट, साइक्लोन, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, नोट, साइक्लोन इज फॉर्म, साइक्लोन इज
formed over warm sea water is formed over warm sea water. Cyclone is formed over warm sea water and it is about ये कितना होता है? It is about 10 to 15 किलोमीटर हाई. ये देखिए इसकी ऊंचाई 10 to 15. साइक्लोन देखिए बहुत भयावह है और ये ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म है. साइक्लोन इज ए ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म. इट इज कॉज्ड बाय वेरी हाई स्पीड विंड. ऐसे सेंट्रल एरिया के चारों तरफ और बीच में जो प्रेशर होता है उसमें बहुत कम प्रेशर होता है और जहां से ओरिजिनेट करता है वो आई होता है, मतलब कि बहुत अंदर में जो होता है लो प्रेशर क्रिएट होता है. साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय वार्म सी वाटर एंड इट इज अबाउट 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर हाई. ये कितनी ऊंचाई तक का हो सकता है? आपका करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई का होता है साइक्लोन. अब साइक्लोन रिवॉल्व ड्यू टू फोर्स. साइक्लोन क्यों घूमता है? व्हाई साइक्लोन रिवॉल्व? व्हाई साइक्लोन रिवॉल्व? व्हाई साइक्लोन रिवॉल्व? साइक्लोन क्यों रिवॉल्व करता है? साइक्लोन रिवॉल्व ड्यू टू the force exerted by due to the force exerted by the rotation of earth. by the rotation के कारण जो फोर्स लगता है, रोटेशन ऑफ अर्थ. ये मेन पॉइंट्स है. साइक्लोन इसलिए रिवॉल्व होता है क्योंकि उसके सेंटर में जो फोर्स लगता है वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण लगता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो सेंटर ऑफ साइक्लोन बहुत ज्यादा काम होता है. यू शुड नो, मतलब कि जो भी सेंटर की बात करेंगे, साइक्लोन का जहां सेंटर है वो बहुत काम एरिया है, लो प्रेशर एरिया है. द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए वेरी काम एरिया. पूछ सकता है क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ साइक्लोन इज काम एरिया. काम एरिया मीन्स वहां का प्रेशर बहुत कम होता है. तो सो नोटिस सेंटर ऑफ साइक्लोन is very calm area, very calm area, having very low pressure, सेंटर ऑफ साइक्लोन बहुत काम एरिया है और वहां प्रेशर बहुत कम होता है. द सेंटर ऑफ साइक्लोन is called eye, is called eye of cyclone. सेंटर ऑफ जो होता है साइक्लोन उसको आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं. तो द डायमीटर ऑफ आई, देखिए इसका इसी का डायमीटर बहुत ज्यादा होता है. द डायमीटर ऑफ आई ऑफ साइक्लोन is about 10 किलोमीटर to 30 किलोमीटर. मतलब मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ साइक्लोन है, इसका डायमीटर कितना से कितना 10 से 30 होता है. इसके चारों तरफ का डायमीटर सोच लीजिए कितना होगा, जिधर विंड रोटेट कर रहा है, मतलब 150 से 200-250 किलोमीटर का डायमीटर. और इसके चारों तरफ विंड बहुत तेजी से व्हर्ल कर रहे हैं, जैसे आई है, और इसके चारों तरफ जो है विंड बहुत तेजी से इस तरह से घूम रहे होते हैं. और साइक्लोन जनरली इन सी एरिया में, वार्म सी एरिया जोन में ये ज्यादा दिखाई देता है. तो डायमीटर जो होता है आई का कितना होता है? 10 to 30 किलोमीटर. eye of cyclone, the eye of cyclone is region of low cloud, region of
region, so the eye of cyclone is a region free of cloud. ये free of cloud. Region of मतलब region free of cloud and has very light wind and has very light wind. और वहाँ का very light wind होता है, वहाँ पर बहुत हल्की wind होती है. You should know the eye of cyclone में, जैसे कि मान लीजिए साइक्लोन का जो सेंटर है वहाँ पर, जैसे कि मान लो बच्चों ये जो है सेंटर आई ऑफ साइक्लोन है, तो यहाँ पर जो होता है ये क्लाउड फ्री जोन है. ये आई ऑफ साइक्लोन में कोई क्लाउड नहीं है, लेकिन हैज वेरी लाइट विंड. इसके चारों तरफ जो है एकदम हल्का विंड होगा, लेकिन इसके दूर जैसे थोड़ा सा दूरी पर बढ़ते जाएंगे यहाँ बहुत तेजी से वर्ल करने वाली विंड्स ऐसे फ्लो होती है. दिस बिकम्स द आई ऑफ साइक्लोन. इसका डायमीटर 10 to 30 किलोमीटर. इसका एकदम लो प्रेशर एरिया है. इसके चारों तरफ विंड जो है धीरे धीरे बहुत तेज रफ्तार से करीब करीब घूमती है, जिससे लगभग 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर प्रति घंटा. सो सोच लीजिए कि कितना भयावह रफ्तार है. तो यहाँ पर साइक्लोन ऑफ वेरी लाइट विंड अराउंड द काम एंड क्लियर आई. जैसे कि मान लीजिए हमारा कौन है, ये आंख जो है काम है. जैसे कि आई ऑफ साइक्लोन कैसा रीजन है, आई ऑफ साइक्लोन इज काम रीजन. और काम रीजन के चारों तरफ कैसा है, तूफान रीजन. मतलब काम रीजन के चारों तरफ एक तूफान भरा हुआ है. मतलब अराउंड काम रीजन ऑफ क्लियर आई, अराउंड काम रीजन, काम एंड क्लियर आई, काम एंड क्लियर आई, काम और क्लियर आई के चारों तरफ ऑफ साइक्लोन, ऑफ ए साइक्लोन, देयर इज ए क्लाउड, देयर इज अ क्लाउड. काम और क्लियर आई के चारों तरफ देयर इज अ क्लाउड, क्लाउड रीजन of about 150 kilometer in size. काम और क्लियर रीजन, क्लियर आई के चारों तरफ एक क्लाउड का 150 किलोमीटर का घेरा होता है. और उस घेरा में क्या होता है कि इन दिस रीजन हैज वेरी हाई स्पीड विंड. इन दिस region has very high speed wind, very high speed wind, very high speed wind, whose speed is 150 kilometer per hour, 150 kilometer per hour to 250 किलोमीटर पर आवर. 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां वायु चलती है. तो सो यहाँ पर विच आर मूविंग इन सर्कल अराउंड द आई. और ये मूव किसके चारों तरफ कर रहे हैं, आई के चारों तरफ. विच आर मूविंग इन सर्कल अराउंड आई. ये आई के चारों तरफ ये विंड फ्लो कर रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं बहुत तेज रफ्तार से. 150 से 250 किलोमीटर तक की इसकी स्पीड है, वेरी हाई स्पीड. तो दिस साइक्लोन. और इसमें क्या है, ये साइक्लोन के बारे में, साइक्लोन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में. हम लोग क्या करेंगे कि इन दिस चैप्टर ऑफ क्लास 7 वी विल गेट सम आइडियाज ऑफ साइक्लोन. तो इसमें क्या करते हैं साइक्लोन में कि अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ क्लाउड, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर जैसे साइक्लोन है, यहां तक बहुत तेज रफ्तार से ये चलेगा. और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे स्पीड क्या होगा, कम होता जाएगा. तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे स्पीड कम होता चला जाएगा. अवे फ्रॉम दिस रीजन अराउंड द आई जो होता है, बहुत ज्यादा विंड भी आई. अब यहाँ क्या है कि सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि आई के चारों तरफ क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत तेज रफ्तार से चक्कर लगाते रहते हैं. तो ये आई जो है
उस पर काम एरिया है, शांत एरिया है, वहां पर विंड हल्का मात्रा में है, लो प्रेशर एरिया है, और इसके चारों तरफ ही केवल विंड एक सर्कुलर पाथ में फ्लो करते हैं। अवे फ्रॉम दिस रीजन द क्लाउड्स ऑफ क्लाउड, यहाँ पर अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ क्लाउड, रीजन ऑफ क्लाउड, जैसे जैसे हम लोग क्लाउड से दूर जाएंगे, द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, द विंड स्पीड, विंड की स्पीड जो होगी, स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज है। जैसे कि देखिए फिर आई ऐसे यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा, यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा, यहाँ पर स्पीड धीरे धीरे कम होते जा रही है, मतलब स्पीड डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है? स्पीड डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम द आई, आई से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे स्पीड क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। दिस साइक्लोन इज नोन एज चक्रवात और बवंडर। साइक्लोन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उसको चक्रवात कहते हैं या बवंडर कहते हैं। साइक्लोन को हिंदी में कहते हैं चक्रवात या बवंडर। तो अब हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म, अब एक कॉन्सेप्ट बनता है इस हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। अब हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि हमारा ये साइक्लोन बनता है तो बनता कैसे है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर। साइक्लोन कहां बनते हैं? इन आवर एटमॉस्फेयर में ही बनेंगे, हम रहते भी हैं। साइक्लोन आर फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर, फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, लैंड में कि ओशियन में? ओशियन में। एटमॉस्फेयर नियर द इक्वेटर, एटमॉस्फेयर ओवर वार्मर सी वाटर, ओवर वार्मर सी वाटर, ये सी वाटर वार्मर सी वाटर के तरफ में ही बनते हैं। ड्यूरिंग हॉटेस्ट मंथ ऑफ समर, ये गर्मी के सबसे गर्म दिनों में ही बनते हैं। यहाँ पर मंथ ऑफ समर, जिसमें कौन कौन से फैक्टर आपके साइक्लोन को बनने के लिए फेवर करेंगे? फैक्टर विच अफेक्ट मीन्स फैक्टर विच सपोर्ट, support the formation of cyclone। जो फैक्टर साइक्लोन को फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करता है उनमें हम लोग जानते हैं these are called elements of weather। Elements of weather means they are, first is your temperature is an element of weather, temperature। Second is your humidity, आपकी नमी, ह्यूमिडिटी also second is your humidity। सेकेंड क्या है? वो आपका है ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता भी फेवर करता है। और थर्ड जो होता है ये हो गया आपका विंड स्पीड, फोर्थ हो गया आपका विंड डायरेक्शन, ये भी सपोर्ट करता है आपको साइक्लोन बनने के लिए, विंड डायरेक्शन। एंड फिफ्थ इज योर रोटेशन ऑफ अर्थ contribute to the development of cyclone, contribute to the development of cyclone। So what are the factors which help in the formation of cyclone? The factor which affect the formation of cyclone is temperature, humidity, wind का speed, wind का direction, अर्थ के रोटेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ये साइक्लोन के डेवलपमेंट में मदद करता है। फिर साइक्लोन, वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अप वेरी क्विकली। हम लोग जान रहे हैं क्या
कि वार्म एंड मॉइस्ट एयर, फर्स्ट हम लोग देखते हैं वार्म एंड मॉइस्ट एयर, वार्म एंड मॉइस्ट एयर, warm and moist air rises up very rapidly, rises up very rapidly. वार्म और मॉइस्ट एयर जो है बहुत तेजी गति से ऊपर जाता है, रैपिडली, फ्रॉम हॉट सी सरफेस, फ्रॉम hot sea surface. Warm and moist air rises up very rapidly from hot sea surface. अब क्या होता है, this create area of low pressure. इससे क्या होता है कि वार्म एयर जाएगा ऊपर तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, तो लो प्रेशर को लेने के लिए उधर से हवा चलेगी उसको कवर करने के लिए, तो ये लो हॉट सरफेस। एंड इसमें क्या होता है, अब क्या होता है, दिस क्रिएट ये क्या क्रिएट करता है, एरिया ऑफ लो प्रेशर, एरिया ऑफ लो प्रेशर coming low pressure causing cool air, लो प्रेशर बनेगा तो उधर से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर causing cool air to rush, उसके कारण कूल एयर उधर दौड़ता हुआ चला आता है, to fill the vacant space, इससे क्या होता है कि दिस क्रिएट एरिया ऑफ लो प्रेशर और causing cool air to rush to fill the vacant space, वहां के वैकेंट स्पेस को क्या करता है, फिल अप करता है। तो ये होता है कि जब वार्म एयर राइज करेगा तो वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा और बगल के कूल एयर जो होंगे उस खाली स्थान को भरने के लिए चले आएंगे, और दिस इज व्हाट साइक्लोन इज फॉर्म। एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस, एज द वार्म एंड moist air rises, as the warm and moist air rises up in the atmosphere, it get cooled, cooled, ये क्या हो जाता है, ये cooled हो जाता है, it get cooled, and water vapor present in it, and water vapor present in it condensate for thick cloud, ये होता है condensate for thick cloud, और ये कंडेंसेट हो जाते हैं थिक क्लाउड के लिए, रिलीजिंग a lot of heat in the atmosphere, releasing a lot of heat in the atmosphere। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है इसमें, क्या है कि वार्म एंड मॉइस्ट एयर जैसे ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में वो ठंडा हो जाता है, और उसके अंदर जो वाटर वेपर होते हैं वो संघनित हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, फॉर्म थिक क्लाउड, वहां पर
मोटी बादल, रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट इन द एटमोस्फेयर। जब कंडेंस होंगे कि कोई ठंडा चीज जब पिघलता है, कोई ठंडा चीज जब पिघलता है, जब कोई ठंडा चीज लिक्विड, जब गर्म चीज कोई ठंडा होता है और ठंडा चीज जब पिघलता है, तो गर्म चीज जब ठंडा होगा तो वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा चारों तरफ से, हीट एनर्जी, गर्म को ठंडा होने। तो अब क्या होता है कि चूंकि गर्म जो वस्तु है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो ठंड होता है तो वो कुछ एनर्जी वातावरण को रिलीज कर देता है। तो गर्म चीज जब ठंडा होती है तो कुछ एनर्जी अपने वातावरण में वो रिलीज करती है। तो रिलीज करने के दौरान बहुत सारा हीट हमारे एटमोस्फेयर में जनरेट हो जाता है। द हीट गेट जनरेटेड इन आवर एटमोस्फेयर। तो जो हीट हमारे एटमोस्फेयर में जनरेट होता है तो वहां की अगल बगल की जो वायु होती है वो भी क्या हो जाती है कि हीट जनरेट होने के बाद वो ऊपर की ओर जाने लगती है। तो हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, देखिए यहां हीट रिलीज हुआ, द हीट थर्ड, अब इसके आगे के पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। अब क्या होता है, द हीट, अगले इसी के पॉइंट में, the heat released by the condensation, by the condensation of water vapor, the heat released by the condensation of water vapor in the atmosphere, warms up all the air around it, जैसे वहां हीट रिलीज करेगा तो हीट रिलीज करने के कारण क्या होगा, उसके बगल के एरिया का जो एयर है वो पूरा वार्म अप हो जाएगा। तो वार्म अप हो जाएगा तो फिर वार्म एयर राइजेस, फिर वहां पर क्या होगा कि एक विंड जनरेट करेगा, विंड वहां पर आना शुरू कर देगा। एंड वार्म एयर राइजेस हायर इनटू द एटमोस्फेयर, हम लोग यही बात जानते हैं। एंड वार्म एयर rises high up in the atmosphere, high up in the atmosphere, creating low pressure, creating लो प्रेशर। वहां पर जो प्रेशर होता है वहां क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का एक क्षेत्र बन जाएगा, क्रिएटिंग लो प्रेशर। एंड मोर एयर रश टू टेक द प्लेस ऑफ दैट पॉइंट, और मोर एयर रश टू टेक द प्लेस, और वहां पर जो होती है बहुत ज्यादा एयर जो होगा वहां पर रश करेगा उसके स्थान को ग्रहण करने के लिए। और दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। दिस व्हाट हैपेंस, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, ये जो है चलते रहता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये बार बार रिपीट होते रहती है। दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड मेकिंग मोर एंड मोर एयर राइज अप हायर एंड मेकिंग मोर एंड मोर एयर राइज अप इन द एयर, मेकिंग मोर एंड मोर एयर राइज अप इन द एयर and higher atmosphere and forming more and more thick cloud, more and more राइज करेगा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा फिर क्लाउड बनने पड़ेगा। As a result, more clouds are
फॉर्म, और मोर क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, वहां पर बन जाते हैं। और मोर क्लाउड्स बनते हैं क्या, कांस्टेंट रोटेशन जो होता है, इससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी लगातार रोटेट करती है, कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही है, तो इससे रोटेशन के कारण वहां पर एक फोर्स डेवलप हो जाता है। तो कांस्टेंट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, नाउ बहुत बड़ी अर्थ का भूमिका है इस साइक्लोन में। द कांस्टेंट रोटेशन ऑफ अर्थ on its axis, constant rotation of earth on its axis exerts force जो पृथ्वी है लगातार हमारी अपनी अक्ष की, तो अपनी अक्ष की चारों तरफ हमेशा गतिमान रहती है, तो गतिमान होने के कारण वहां फोर्स लगाती है। फोर्स मेक्स हाई स्पीड विंड, और जो पृथ्वी उस पर फोर्स लगाती है, फोर्स दैट एक्सर्ट on these clouds creates high speed moving wind, and force exerted by the rotation of earth creates makes high speed wind revolve in a spiral. High speed creates high speed wind revolve in a spiral. और ये जो होता है, यही लगातार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो हाई स्पीड के कारण जो है ये स्पाइरल इस तरह का नक्शा बन के तैयार होता है, बन जाता है। Revolve spiral moving upward with great force. A spiral and moves upward with great force. So बच्चों, और हम इस चीज की डिस्कस कर देते हैं कि जो भी हम लोग वाटर गर्म होती है, तो वाटर गर्म होने के कारण साइक्लोन जब भी इक्वेटर पर बहुत ज्यादा गर्म, ये जनरली समुद्री क्षेत्र की बात है, तो समुद्र में जब बहुत ही वातावरण गर्म हो जाता है, तो heat released by the condensation of water vapor, the atmosphere warms up all the air around it. तो एटमोस्फेयर चारों तरफ के वार्म एयर को वार्म अप कर देता है, एंड वार्म एयर राइजेस हाई अप इन द एटमोस्फेयर क्रिएटिंग लो प्रेशर, और मोर एयर वहां पर जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद वायु कंडेंस होती है। जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है, तो वायु जो होगा गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर कोल्डर एयर में वहां पर ठंड होगा, ठंड से कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद जो होगा, कंडेंसेशन के प्रक्रिया में बहुत ज्यादा हीट रिलीज निकलेगी, हीट रिलीज होगा, और वो हीट क्या होगा कि वहां की अगल बगल वायु को ऊपर की ओर ले जाएगा, तो ऊपर ले जाएगा तो वहां और दूसरा एयर क्लाउड जो है बनना शुरू हो जाते हैं। तो रेगुलर एंड रिपीटिंग क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट this of our earth rotation on its axis, it creates pressure, और प्रेशर लगाने के बाद क्या हो पाता है, ये विंड जो है हाई स्पीड विंड रिवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। तो ये हुआ हमारे साइक्लोन के बाद, और इसी तरह से साइक्लोन बनता है। इट इज वेरी डिजास्टरस, साइक्लोन बहुत डिजास्टरस है। अगर बहुत ज्यादा साइक्लोन के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ है, हम बहुत सारे साइक्लोन के बारे में सुन भी चुके हैं। तो डिस्ट्रक्शन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो साइक्लोन ब्रिंग दम एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड कॉज डिस्ट्रक्शन। साइक्लोन क्या करता है कि अपने साथ बहुत तेज बहती हवाओं को ले आता है, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द साइक्लोन। और डिस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज को हमारे डैमेज करता है। और साइक्लोन ब्रिंग विथ दम टॉरेंशियल रेन, बहुत भयावह रेन अपने साथ ले आता है, बहुत भयावह रेन। होल कोस्ट लाइन इन इंडिया है, जितने भी ये खासकर समुद्री तट, समुद्री क्षेत्र की बात है, ज्यादातर ये समुद्र में हम लोग देखते हैं कि जितने भी कोस्टल एरियाज के इलाके हैं, समुद्री तट के इलाके हैं, वे हमेशा इस भय से जीते हैं कि कहीं साइक्लोन आ मत जाए। दे आर फियर्ड ऑफ दिस साइक्लोन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टोर्नेडोज एक अलग चीज है। टोर्नेडो, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज टोर्नेडो, इससे कैसे हम लोग सामना कर सकते हैं। तो जो साइक्लोन है वो समुद्र के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन टोर्नेडो जो है
वो भी बहुत वायलेंट स्टॉर्म है। टोर्नेडो क्या है कि एक वेरी फ्रीक्वेंट, टोर्नेडो इज ए वेरी वायलेंट स्टॉर्म। तो टोर्नेडो जो है वो हमारे देश में नहीं होता है, खासकर इन इंडिया इट इज वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ टोर्नेडो। तो टोर्नेडो जो होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज टोर्नेडो। अब चलते हैं टोर्नेडो। टोर्नेडो के बारे में हम चल रहे हैं। व्हाट इज टोर्नेडो? इट इज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया। इट इज, ये भी एक तरह का तूफान है। इट इज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया। ये हमारे देश में कॉमन इन इंडिया, ये इंडिया में तो है ही नहीं। जैसे इंडिया में ये सब नहीं होते, थंडर स्टॉर्म ज्यादा सुनने के लिए इंडिया में मिलते हैं। इट इज नॉट कॉमन इन इंडिया। पहले जानेंगे टोर्नेडो है क्या। तो टोर्नेडो एक वायलेंट स्टॉर्म है। टोर्नेडो इट इज वायलेंट स्टॉर्म। इट इज वायोलेंट स्टॉर्म। ये वायलेंट स्टॉर्म है। टोर्नेडो क्या है बच्चों? एक वायलेंट स्टॉर्म है। और violent storm with a column of violently rotating, with a column of violently rotating wind having appearance of dark funnel shaped cloud। देखिए एकदम क्लाउड है और एकदम फनल शेप्ड में, ये ऊपर से नीचे आ गया। दिस इज डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू ग्राउंड। Reaches from the sky to ground। जो कहां से कहां पहुंचता है? स्काई से जमीन पर पहुंचता है। दैट रीचेस फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड। तो ये स्काई से ग्राउंड की तरफ पहुंचता है। और इसमें क्या होता है? मोस्ट टोर्नेडोज फॉर्म्स थंडर स्टॉर्म। सबसे पहले ओरिजिन ये स्काई से ग्राउंड की तरफ। मोस्ट टोर्नेडो फॉर्म्स थंडर स्टॉर्म। मोस्ट टोर्नेडो फॉर्म्स थंडर स्टॉर्म। बहुत सारे टोर्नेडो जो है वो थंडर स्टॉर्म के साथ होते हैं। थंडर स्टॉर्म बिफोर थंडर स्टॉर्म ए लार्ज थंडर क्लाउड। थंडर स्टॉर्म के पहले, बिफोर थंडर स्टॉर्म मीन्स क्या ये लिखा है? मोस्ट टोर्नेडो फॉर्म्स थंडर स्टॉर्म। पहले थंडर स्टॉर्म, और थंडर स्टॉर्म बिफोर थंडर स्टॉर्म एक क्लाउड बनता है। यहां पर बिफोर टोर्नेडो स्टार्ट्स। जब देखिए टोर्नेडो क्या होता है कि एक वायलेंट स्टॉर्म है और ये एकदम कोलम की तरह होता है। ऐसे ऊपर से बादली क्षेत्र होते हुए या नीचे पतला होते चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम, ऐसे वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम, ऊपर से कॉलम रोटेटिंग विंड्स हैविंग अपीयरेंस ऑफ डार्क फनल शेप। जैसे फनल, यू नो फनल कैसे होता है? कोई चीज डालने वाला, करासन तेल डालने वाला, ये फनल हम लोग देखे होंगे। एकदम फनल शेप, ऊपर मोटा, नीचे आके हो जाएगा पतला। और कहां से आता है वो? स्काई टू ग्राउंड। तो यहां पर बिफोर टोर्नेडो स्टार्ट a large thunderstorm cloud appears in the sky। Before tornado before tornado starts, a large thunder cloud
thunder cloud, a large thunder cloud, एक large thunder cloud appear in the sky, appear in the sky, a large thunder cloud appear in the sky. One area of thunder cloud is especially, one area of cloud. अगर बात करेंगे कि बिफोर टोर्नेडो स्टार्ट लार्ज नंबर ऑफ थंडर क्लाउड्स अपीयर्स इन द स्काई, क्लाउड स्काई में, एंड वन एरिया ऑफ थंडर क्लाउड स्पेशली बिकम्स डार्क, एंड वन एरिया ऑफ थंडर क्लाउड especially becomes dark. थंडर क्लाउड का एक एरिया बहुत ही काला हो जाएगा, एकदम घना बना देगा, डार्क एंड डेंस और डेंस हो जाता है, डेंस एयर इन दिस एरिया इज रोटेटिंग क्विकली, और उसके अंदर का जो एरिया में एयर होता है वो लगातार रोटेट करता है, एंड एयर इन दिस एरिया इज एंड dense, and air in this area is rotating quickly. यहां पर बहुत तेजी से ये रोटेट करता है क्विकली. ए फनल शेप्ड, वहां पर क्या हो जाता है कि एक फनल के शेप का जो होता है निर्माण होता है. फनल शेप क्लाउड बिगिन टू फॉर्म क्विकली, एंड ए funnel shape cloud begins to form quickly. वहां पर funnel shape cloud का निर्माण हो जाता है, begins to form and extend downward from the ground quickly, and extend downward to the ground. ऊपर से देखो ऐसे आएगा, स्मॉल फनल शेप, इस तरह से ये क्लाउड बन के नीचे आ जाएंगे इस तरह से. तो फनल शेप एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड की तरफ फैल जाते हैं. दिस एक्सटेंड डायमीटर ऑफ द नैरो एंड ऑफ द टोर्नेडो. ये जो डायमीटर होता है नैरो एंड का, द डायमीटर ऑफ द नैरो एंड ऑफ द टोर्नेडो इज few meter, कुछ मीटर तक हो सकता है, few meter, and as large as kilometers, और few meter to kilometer हो सकता है, किलोमीटर तक. ठीक, तो डायमीटर जो होता है किलोमीटर तक. ड्यू टू वेरी लो प्रेशर, इसके अंदर क्या होता है, वेरी लो प्रेशर, ड्यू टू वेरी लो प्रेशर, due to very low pressure, in it the funnel tornado, इसके अंदर बहुत कम प्रेशर होता है, जितना भी धूल कण है ये सब अगर वाला खींच लेता है बहुत तेजी से. तो ड्यू टू लो प्रेशर इन इट, इसके अंदर बहुत लो प्रेशर है, तो द फनल ऑफ टोर्नेडो सब, द funnel of tornado suck dust. क्या क्या सक करता है, सक का डस्ट, डिब्रीज एंड एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग पीपल. डस्ट, डिब्रीज
एंड एवरीथिंग, जो चीज इसके अंदर आ जाए, एवरीथिंग इंक्लूडिंग पीपल, हम लोग भी उस पे जाएंगे और फिर बाहर निकल के आ जाएंगे। तो इस बहुत बड़ा होता है टोर्नेडो, तो टोर्नेडो पीपल को भी सक कर सकता है। एंड थ्रो दम नियर द क्रॉप, और यहाँ पर से सक करेगा और बाहर से निकाल के फेंक देगा। आइएगा यहाँ पर टोर्नेडो वैक्यूम एकदम सक्शन पंप जैसा खींचिएगा और फिर बाहर निकाल के फेंक देगा। टोर्नेडो मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग वेरी हाई स्पीड विंड। ये लैंड पर जो मूव करेगा जिसके कारण बहुत हाई स्पीड विंड फ्लो करते रहता है। तो अब यहां पर टोर्नेडो मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ लैंड, टोर्नेडो मूव अक्रॉस द surface of land producing very high speed wind, और वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड विंड कहलाता है, वेरी हाई स्पीड विंड। ये टोर्नेडो का काम होता है कि बहुत तेज विंड स्पीड। अगर बहुत वायलेंट टोर्नेडो है, बहुत भयावह टोर्नेडो है, टोर्नेडो इज वेरी वायलेंट, इट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ अबाउट, अगर टोर्नेडो बहुत भयावह है तो वो कितना तेज से मूव कर सकता है, 300 किलोमीटर पर आवर। वायलेंट टोर्नेडो कैन मूव, वायोलेंट टोर्नेडो can move with a speed up to 300 किलोमीटर पर आवर। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल सकता है। टोर्नेडो जो होता है कि ये करीब करीब बहुत भयावह होते हैं, इनकी रफ्तार बहुत तेज हो सकती है, ये करीब करीब 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकते हैं। और दूसरा चीज कि एक बात को नोटिस रखिएगा कि टोर्नेडो इज नॉट कॉमन इन आवर कंट्री, हमारे देश में टोर्नेडो की नाम के बराबर संभावना है। टोर्नेडो इज नॉट फ्रीक्वेंट इन आवर कंट्री, ये हमारे कंट्री में बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ टोर्नेडो एंड वी कम अक्रॉस द एंड ऑफ द चैप्टर। तब तक के लिए अब मैं इस क्लास में फिर तब तक के लिए थैंक यू। द चैप्टर हैज बीन एंडेड एंड विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर of class 8 and the chapter is chapter 9, that is soil। अगले चैप्टर में हम soil के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए thank you for watching the videos and please like and subscribe the channel। Thank you।